नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सास की साजिश। प्रिया का बीएड में सिलेक्शन हो गया। प्रिया को ज्वाइन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह अपने बच्चे को छोड़कर बीएड की ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना चाहती थी। इस बार उसका मन ड्रॉप करने का था, लेकिन सास और पति ने बहुत दबाव डालते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से तो लोगों का नाम आता है। तुम्हारा बीएड में नाम आ गया है तो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। प्रिया सास को तो मना नहीं कर सकी, लेकिन अपने पति मोहित से कहा, जी सुनिए, मेरा सोम अभी छोटा बच्चा है। कौन इसकी देखभाल करेगा? तड़पते हुए, मेरे बिना यह कैसे रहेगा? कैसे मैं रह पाऊंगी? प्लीज ऐसा मत करिए। मुझे मत भेजिए, मुझे रोक लीजिए। मैं अपने बच्चे से अलग नहीं रह पाऊंगी। मैं तो तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए ही भेज रहा हूँ। भविष्य तो तुम्हारा ही बेहतर होगा। लोग कुछ पाने के लिए तो बहुत कुछ त्याग करते हैं। तुम्हारा भविष्य बन जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। गले को साफ करते मुस्कुराते हुए, बस 1 साल की ही तो बात है। 1 साल कब गुजर जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए, मोहित, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी और ना ही मैं जी पाऊंगी। मैं उसे अपने से अलग नहीं छोड़ पाऊंगी। यह कहकर वह रोने लगी। मोहित उसे प्यार से दिलासा देते हुए, हम सब तो हैं बच्चे को रखने के लिए। सोम मेरा भी तो बेटा है, तुम निश्चिंत रहो। यहाँ इसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। माँ और मैं दोनों मिलकर इसे संभाल लेंगे। पुनः आंखें दिखाते हुए माँ ने कहा, है तो तुम्हें भोपाल जाना ही होगा। मोहित के तेवर से वह सहम गई। धीरे धीरे से उसने हामी भर दी, किंतु दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था। ना चाहते हुए भी प्रिया को अपने बेटे सोम को छोड़कर बीएड की पढ़ाई करने के लिए भोपाल जाना पड़ा। उसे छोड़कर जाते हुए सोम कितना तड़प तड़प कर चीख चीख कर रो रहा था। माँ जी से झट से दरवाजा बंद कर सोम को अंदर खींच ले गईं। उसकी रोने की चीखें मेरे कानों में आज तक गूंज रही हैं। मैं रोती हुई चली आई, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि हिम्मत नहीं थी पीछे देखने की। कहीं मेरा फैसला पलट न जाए। ईश्वर ने मोह क्यों बनाया, जिसको छोड़ना कितना मुश्किल है। अपने बच्चे से मोह हटाकर उसे अकेला छोड़कर जाना एक माँ के लिए कितना कठिन होता है, यह एक माँ ही समझ सकती है। लेकिन मैं भी कितनी निर्दयी निकली जो अपने बच्चे से मोह मोड़कर चली आई। ट्रेन में ऊपर वाली बर्थ पर अपना बिस्तर लगाकर बस मैं अपने बच्चे की याद में ही लेटी रही। बार बार आंसू गालों पर लुढ़क लुढ़क कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। चाहकर भी किसी से न बोलने का मन था, न बात करने का मन हो रहा था। मैं किस दर्द और पीड़ा से गुजर रही थी, यह मैं ही समझ सकती हूँ। वह कितनी कठिन घड़ी थी जब मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग किया था। कितना फूट फूट कर रोई थी। उस क्षण को, उस पल को कभी भुला नहीं पाई। रास्ते भर वो रोती ही रही। आज भी नहीं भूलता वह मंजर, जब मैं घर से भोपाल जाने के लिए निकल रही थी। मुझे जाते देखकर सोम का बाहें फैलाकर दौड़कर मुझसे लिपट जाना और सासू माँ का मुझसे खींचकर घर के अंदर ले जाना और दरवाजे की सांकल लगाकर अंदर बंद कर लेना कितना कठिन था। जब सोम का खिड़की से झांककर बाहें फैलाकर माँ 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 रोते हुए पुकारना, दिल को दहला देने वाला वह मंजर मुझे आज भी नहीं भूलता। और उससे भी कठिन था मुंह फेर कर वहां से चल देना। कितना कठोर कर लिया था खुद को मैंने, अपने मन को। आज सोचती हूँ कि मैंने यह सब कैसे किया था, क्यों किया था। शायद ससुराल वालों की दहशत या उसके द्वारा बनाई गई तोहमतें, जिस डर की वजह से मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। प्रिया का कॉलेज में भी मन नहीं लगता था। सुबह से लेकर शाम तक तो जैसे तैसे कॉलेज में समय कट जाता था। रूम पर आते ही बेटे सोम की यादों में खो जाती थी। फोन मिलाने पर जल्दी कोई फोन नहीं उठाता था। अधिकतर बात मोहित से ही होती थी। शुरू में सोम से 1-2 बार बात करा दी, उसके बाद तो वीडियो कॉलिंग में बेटे को देखकर ही तसल्ली कर लेती थी। सोम से कोई ज़्यादा बात नहीं कराता था। कितनी बार मैंने माँ से कहा कि सोम से मेरी बात करा दीजिए, परंतु माँ ने हर बार यही कहा, प्रिया, तुम्हें देखकर सोम बहुत परेशान हो जाता है, फिर हमारे पास उसका रुकना कठिन हो जाएगा। इसलिए तुम कुछ दिन उसका सामना मत करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माँ, सोम मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों को परेशान करता होगा।
आप तो मेरी बात करा दिया करिए, तब वह खुश हो जाएगा। माँ जी, मेरे बिना वह कभी नहीं रहा है। तुमसे मिलाना, बात कराना सोम के हित में ठीक नहीं होगा। मुझसे कभी जिद करता है तो हम उसे बहला देते हैं। तुम निश्चिंत होकर अपना मन पढ़ाई में लगाओ, बेटे की फिक्र मत करो। हम उसकी परवरिश अच्छी तरह से कर रहे हैं। यह कहकर माँ जी ने झट से फोन काट दिया। प्रिया कुछ कह भी न पाई। काश सासू माँ इस माँ के मनोभाव को समझ सकती। उसने मोहित को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन उठा नहीं। प्रिया अपने ही उधेड़-बुन में लगी हुई थी। तभी उसके रूम पार्टनर ने बताया, खाने का समय हो गया है। आंटी जी खाने के लिए बुला रही हैं। आरती, तू जा, आज मेरा मन खाने का नहीं है। क्यों? मन क्यों नहीं है? खाने का समय हो गया है, भूख तो लगी होगी। आओ हम लोग खाना खाने चलते हैं। नहीं यार, आज मेरा मन नहीं हो रहा है। तू जाकर खा ले। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी आज खाना खाने को नहीं जाऊंगी। बता क्या बात है जो तेरा मन खाने को नहीं हो रहा? आरती जिद करके उसके पीछे पड़ गई, प्रिया के चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए। क्या बात है माय डियर, जो तू इतना दुखी है? कोई बात तो है जो तुझे कचोट रही है। मुझे लगता है तू अंदर ही अंदर घुट रही है। अगर हो सके तो मुझसे शेयर कर सकती है। संतावना भरे शब्दों को सुनकर प्रिया का सैलाब बह निकला। वह ससकते हुए, 3 महीने से अपने बेटे सोम से मेरी बात नहीं हुई है तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुझे अपने बेटे से बात करनी चाहिए। माँ जी और मोहित से कहती हूँ तो पढ़ाई का हवाला देकर मेरी बात नहीं कराते। कहते हैं मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। यार यह तो कोई सॉलिड तक नहीं है। एक माँ का उसके बच्चे से बात करने में क्या बुराई है? एक माँ अपने बच्चे को देख लेगी, उससे बात कर लेगी। उससे बड़ी राहत तो कुछ और हो ही नहीं सकती। तेरे ससुराल वालों का यह बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा। यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर वह ऐसा क्यों करेंगे। हमेशा मेरी पढ़ाई को लेकर ही क्यों फोकस करते हैं। अच्छा एक बात बता, तेरे पति क्या करते हैं? पहले बिजनेस करते थे, किंतु अब मेरी शादी के कुछ समय बाद बंद काम कर दिया है। यह कहते हुए कि काम धंधा चलता नहीं है, ऐसे में दुकान पर बैठने से क्या फायदा? ओह, तेरी सास ने दूसरा कोई काम करने को नहीं कहा? नहीं, उन्होंने तो कहा कि तुम घर में रहो, बहू तो पढ़ी लिखी है, वह जॉब कर लेगी। तब से मेरे पति घर पर ही रहते हैं। तू मान या ना मान, तब तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। कोई तो बात जरूर है जो तेरी सास तुझे सबसे दूर रख रही है। आरती ने बात को रहस्यात्मक अंदाज में समझाने की कोशिश की। चुटकी लेकर गंभीर होते हुए आरती ने कहा, निश्चित ही तेरी सास तुझे जरूर परेशान करती होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर वह क्या कहे? मन ही मन वह बोली, तू सच कह रही है। किसी न किसी बात को लेकर मुझे परेशान करती रहती हैं। मुझे नहीं लगता तू सच बोल रही है। फिर भी तेरी जैसी मर्जी। तुम बहुत भोली हो, इसलिए यह बात तुझसे जरूर कहूंगी। अब से तुम अपने ससुराल वालों के बिहेवियर पर गौर करना। अच्छा, अब तो तेरा मन कुछ हल्का हुआ। चल खाना खाने चलते हैं। उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए आरती उसे खाना खाने के लिए नीचे मेस में ले गई। मैंने आरती से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी बातों में दम तो लगता है। इस वजह से प्रिया के कान खड़े हो गए। मेरे मन में उसकी बातों ने शक के बीज डाल दिए। जिस बात को आरती ने पल भर में समझ लिया था, उस बात को मैं 3 साल में भी क्यों नहीं समझ पाई? आज यह सवाल मैं अपने आप से कर रही थी। ससुराल में ससुर तो थे नहीं, 3 ननदें थीं जिनकी शादी हो गई थी। अकेली सास मोहित में और मेरा सोम ही घर में थे। मेरे छोटे से परिवार में यूं तो किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन प्रेम और सहयोग की बेहद कमी थी। ससुर जी अल्पायु में ही हार्ट अटैक से मृत्यु की वजह से घर बिखर गया था। मोहित घर में सबसे छोटे, बहनों और मम्मी पापा के काफी नजदीक थे। हर हर समय माँ की आगे पीछे घूमते रहते। पापा की मृत्यु के बाद तीनों ननद की शादी मोहित ने ही की थी। अब ढलान की उम्र में सास की सेवा के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए वह मोहित को अपने साथ अपने काम में लगाए रहती थी। मोहित की नौकरी लगने पर उसे अकेलापन का हवाला देकर बाहर जॉब के लिए नहीं जाने दिया। सासू माँ को हमेशा यही डर सताता रहता, मोहित की शादी होने पर कहीं वह बीवी के कहने में न चलने लगे और अपनी माँ और बहनों को अनदेखा कर दे। तब उनकी केयर कौन करेगा? यह असुरक्षा का भाव उनके मन में बैठ गया। तभी उन्होंने
मोहित पर इतनी पाबंदियां लगाई थी। इसी वजह से मोहित की शादी काफी लेट हुई थी। जॉब के लिए बाहर न जाने के पाए, इसीलिए उन्होंने पास में ही मोहित को कपड़े का बिजनेस करवा दिया। वक्त बेवक्त दुकान खोलने पर कस्टमर ना के बराबर ही आते थे, क्योंकि काफी समय घर के काम में माँ का हाथ बटाने में ही बीत जाता था। इसीलिए मोहित एक बार मना करने पर सास ने दूसरा कोई काम करने की सलाह न देकर बिजनेस ही बंद करा दिया। अब वह दिन भर घर के काम और माँ की सेवा में ही लगे रहते। मैं यह नहीं कह रही थी कि माँ की सेवा करना बुरी बात है, लेकिन सब कुछ बंद करके हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, यह कहाँ की समझदारी है। आज के ज़माने में तो हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। ऐसी शिक्षा मेरी सासू माँ ने मेरे पति मोहित को क्यों नहीं दी? वह बहू से काम की उम्मीद करती थीं, वह प्रिया के ही सारे क्यों बैठी थीं? यह बात मेरी समझ से परे थी, जो मुझे हैरान कर रही थी। एक दिन प्रिया मोहित से बात कर रही थी कि उसी समय बाहर बेल बजी। लगता है बाहर कोई आया है। जल्दबाजी में मोहित ने यह कहते हुए अभी आकर बात करता हूँ, फोन को खुला ही रखकर चले गए। तब तक मेरी सासू माँ बात करती हुई वहां तक आ गईं, जहां पर मोहित का फोन रखा हुआ था। सासू माँ अपनी बेटी से बात कर रही थीं। बात करते हुए सासू माँ के कुछ शब्द प्रिया के कानों में पड़े। मेरी कोशिश यही रहती है कि प्रिया अधिक से अधिक मोहित, सोम और घर से दूर ही रहे। वह बहुत कहती है बच्चे से बात करने को, लेकिन मैं ही ठहरी उसकी सास। मैं उसे उसके बच्चे से बात ही नहीं करने देती हूँ। इस तरह से उसका बच्चा भी मेरे कब्जे में आ जाएगा और वह माँ की परवाह भी नहीं करेगा। किसी भी तरह से इसकी नौकरी बाहर लगवा दूंगी, जिससे कि यह बाहर रहेगी और मोहित से जल्दी मिल नहीं पाएगी। मोहित हमेशा हमारी मुट्ठी में रहेगा। अगर बहू साथ में रहने लगी तब तो मोहित हम सबकी बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा। मैं जानबूझकर प्रिया से बात नहीं करती हूँ, ताकि किसी बात का मुझे जवाब न देना पड़े। तभी तो मैं मोहित को कोई काम नहीं करवा रही हूँ। इसी बहाने मैं प्रिया को नौकरी के लिए बाहर भेज सकूं और उसको मोहित से दूर रखूंगी। उसके बच्चे को भी अपने पक्ष में ही कर रही हूँ। जब वह बच्चे से अलग रहेगी, उसका यह बच्चा उसको अपनी माँ नहीं समझेगा और उस पर ध्यान ही नहीं देगा, तो वह टूट जाएगी और बाहर ही रहने की कोशिश करेगी। यह बात सुनकर तो प्रिया के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसके आगे उसने सुना ही नहीं। वह सदमे से धम्म से फर्श पर गिर पड़ी। यह सब कुछ जो भी हो रहा था उसके साथ, वह उसे घर परिवार से दूर रखने की साजिश चल रही है, इसका पता तो उसे था ही नहीं। यह कैसी माँ है जो अपने बेटे बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय और पाप कैसे कर सकती है? सास के शब्द प्रिया के कानों में गर्म में पिघले शीशे की तरह पड़ रहे थे। आंखों से अनबरत आंसू बहे जा रहे थे। आरती सही कह रही थी। जो बात उसने क्षण भर की एक मीटिंग में समझ ली थी, उन बातों को मैं 3 साल में क्यों नहीं समझ पाई? मैं भी कितनी मूर्ख रही। प्रिया को बचपन में संस्कृत की पुस्तक का एक युक्ति याद आ गई, सठे साठ्यम समाचरेत। यह उक्ति उसके मन में बार बार याद आने लगी। उसने मन ही मन कहा, माँ जी, आपने जो किया वह बहुत ही गलत किया। माँ होकर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप भले ही कैसी भी हों, परंतु मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन मुझे अपने पति और बच्चे से कोई दूर नहीं कर सकता। जो आप सोचती हैं वह हरगिज नहीं होने दूंगी। इसका उपाय मुझे ही सोचना होगा। प्रिया को बीएड कंप्लीट करने में 1.5 साल से भी अधिक लग गया। इस बीच वह इतना बिजी रही कि वो चाहकर भी घर नहीं आ पाई। जब भी उसने आने की इच्छा जाहिर की तो किसी न किसी बहाने से मना कर दिया गया। आज उसके पेपर और प्रैक्टिकल खत्म हो गए थे। प्रिया मन ही मन में बहुत खुश थी। जब मैं जल्दी ही मोहित और बच्चे से मिलूंगी। अपने आने की सूचना उसने ससुराल में नहीं दी, ना ही मोहित से बताया। बिना बताए ही उसने टिकट करा ली। दरवाजे की बेल बजी। दरवाजा मोहित ने खोला। प्रिया को देखकर वह चौंकते हुए, अरे तुम अचानक से कैसे? रिजर्वेशन भी नहीं कराया मुझसे? बताया होता तो मैं करा देता। रिजर्वेशन मैंने करा लिया था। बताया इसलिए नहीं कि मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। तब तक सासू माँ भी आ गईं। दरवाजे पर प्रिया को देखते ही रोष में बोली, तू अचानक कैसे आ गई? तुझे तो पता कर
आना चाहिए था। बाहर जाकर तो तेरे और भी पर निकल आए। तू अपनी मनमानी करने लगी। तूने मुझसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वापस यहाँ आ गई। माँ माँ, अपने घर आने में बताना कैसा? अगर घर ना आती तो फिर कहाँ जाती? अब मैं खाली हो गई। तब वहां रहने से कोई फायदा नहीं था। खाली क्यों थी? अरे, तुझे अपनी नौकरी ढूंढनी चाहिए। जॉब मिलते ही अपने काम पर जाना शुरू कर देती। बताओ, इतना पढ़ने से क्या फायदा जब तू खाली ही खाली बैठी है? प्रिया सासू माँ के कहने का मतलब बखूबी समझ रही थी। वह कुछ भी बोल कर बखेड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह शांत रही। तब तक सोम भी आ गया और प्रिया को देखते ही डर कर चीखते हुए चिल्लाने लगा। तू यहाँ क्यों? तू कौन है? तू निकल मेरे घर से, चुड़ैल कहीं की, भाग जा यहाँ से। रोते हुए दादी माँ, यह देखो चुड़ैल आ गई, इसे घर से जल्दी निकालो नहीं तो यह मुझे उठा ले जाएगी, कहकर सिसकते हुए मोहित के पैरों के मध्य दुबक गया। सोम का यह अप्रत्याशित व्यवहार देखकर प्रिया और मोहित सकते में आ गए। प्रिया को तो जैसे संज्ञा शून्य हो गई। वह घर के आंगन में स्तब्ध जड़वंत सी खड़ी रही। सोम यह क्या बोल रहा है? मुझे देखकर चुड़ैल क्यों कह रहा है? अपने घर आते ही उसका ऐसा स्वागत होगा, यह तो उसने अपने में से भी नहीं सोचा था। उसने अपने मन को समझाया, प्रिया तुम शांत और कूल रहो, यही तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा है। उसने अपने मन में उमड़ते हुए ज्वार को शांत किया। लेकिन प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सब कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने सासू माँ की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। उनका चेहरा स्याह हो गया था। तब तक मोहित सोम को सामने लाते हुए बोला, बेटा यह तुम्हारी माँ है। माँ से ऐसे बात नहीं करते हैं। पापा दादी ने तो कुछ बोले इससे पहले ही दादी सोम का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले जाते हुए, हाँ हाँ बेटा, दादी ही तेरा सब काम करेगी, और कौन करेगा? उस चुड़ैल को किसी की क्या परवाह, ना बेटे की ना अपने पति की। चल बेटा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे चॉकलेट और ढेर सारे खिलौने दूंगी, कहते हुए अपने कमरे में ले जाकर अपने पास बिठा लिया और खूब खूब ढेर सारे खिलौने उसके पास रख दिए। प्रिया चाहकर भी सास के सामने कुछ बोल सकी और ना मोहित से कह पाई। बस अपना तमाशा बनती चुपचाप देखती रही। उसे पता था मोहित मात्र भक्त है, माँ के खिलाफ वह कुछ नहीं सुन सकता है। मैं जो भी कुछ कहूंगी मोहित उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उससे कुछ भी कहना दीवार पर सर पटकने के अतिरिक्त कुछ नहीं। कुछ भी कहना खुद को नीचा गिराना है। प्रिया ने चुपचाप अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। प्रिया ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। सोम और मोहित की पसंद का सब कुछ बनाने लगी। धीरे धीरे सोम को बहुत ही प्यार और धैर्य से खिलाने पिलाने की कोशिश करती रही। कई दिन साथ रहने और प्रिया का प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार देखकर धीरे धीरे सोम उसके नजदीक आने लगा और मम्मी कहने लगा। यह बात सासू माँ को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बेटे से कुछ नहीं कह पाती थी। बस सोम को ही समझाने की कोशिश करती रहती। प्रिया ने गौर किया कि सोम हर किसी से बहुत ही गंदी तरह से बात करता है। ना उसको खाने पीने का तरीका, ना बात करने का तरीका, सभी से चीख चिल्लाकर अपशब्द बोलना, हर बात में प्रिया को उल्टा सीधा बोलना, बात बात में अपशब्द बोलना, छोटे बड़े का सम्मान न करना, ऐसी बहुत सी बातें थी जो सोम को अन्य बच्चों से अलग करती थी। उसका मिसबिहेवियर, आक्रामक रूप प्रिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। वहीं सासू माँ को सही लगता था किसी भी चीज के लिए जिद करना। जिद पूरी ना होने पर रोते रोते उसकी सांस कुछ समय तक रुक जाती थी। सांस रुकने से उसका चेहरा लाल पड़ जाता था, गले की नसें खिंच जाती थीं। यह देखकर वह सकते में आ गई। कुल मिलाकर वह एक एब नॉर्मल बच्चा लगता था। उसने मोहित से पूछा। मोहित ने बताया, जब तुम चली गई तो तुम्हारे बिना यह बहुत रोता था, हर समय माँ 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 बुलाता। तुम्हें अपने पास ना पाकर यह बात में जिद करने लगा और उसी बीच कभी कभी सांस रोक लेता था। आपने इसे डॉक्टर को दिखाया तो था? ऐसा तो कुछ नहीं है, माँ कहती थी बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। यह सोचकर मैंने उस वक्त नहीं दिखाया। बात रही उसके चीखने चिल्लाने की, तो यह लड़का है, यह तो करेगा ही। लड़के नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे तो यह नॉर्मल रहता है। मोहित के बेसिर पैर के तर्क सुनकर वह कुढ़ गई। अपनी कुढ़न और वेदना को भी पी गई। इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था।
उधर सास नौकरी के लिए मोहित और प्रिया पर दबाव डालने लगी। प्रिया ने भी सोच लिया था कि मैं कुछ भी करूं परंतु अब घर से दूर नहीं जाऊंगी। एक दिन किसी बात पर सोम जिद करने लगा। जिद करते हुए इतना रोया कि वह रोते रोते उसकी सांस अटक गई और वह बेहोश हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। यह देखकर प्रिया घबरा कर रोने लगी। उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। सोम की धड़कनें तेज चल रही थीं। एक क्षण भी देर किए बिना वह तुरंत उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले गई। सास कहती रही, इसे कुछ नहीं हुआ, कुछ देर बाद अभी होश आ जाएगा। प्रिया ने कुछ भी नहीं सुना, सीधे डॉक्टर के पास जा पहुंची। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद सीटी स्कैन व अन्य जांच बताई। गहन जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद पता चला कि सोम को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर ने से प्रिया से पूछा। ऐसा किसी सोच सदमा या तनाव की वजह से हुआ है या फिर आनुवांशिक हो सकता है? ऐसा पहले भी कभी हुआ है? मैंने कभी गौर नहीं किया, वह और कुछ कहती, क्योंकि उसके सामने तो सोम को पहली बार ऐसा दौरा पड़ा था। कभी फिट पड़ा होगा तो मुझे कभी बताया नहीं गया। वह डॉक्टर से कहकर कुछ को लापरवाह नहीं जाहिर करना चाहती थी। जरूर हुआ होगा और आपको ध्यान रखना चाहिए था। यह बहुत अच्छा हुआ जो आपने अभी दिखा लिया। ज़्यादा देर हो जाने पर ठीक होना कठिन हो जाता है। डॉक्टर साहब, सोम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस, वाई नॉट। लेकिन इसका इलाज सालों तक चलेगा। इसके लिए आपको बहुत ही धैर्य की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चे के खाने पीने, रहने और बातचीत करने के तरीके पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, चार्ट बनाइए, उसमें इसके बुखार आने का टाइम, दवाई का समय और क्या क्या इसके साथ कब कैसे किन परिस्थितियों में होता है, ऐसा सब कुछ लिखते रहिए। अगली बार दिखाने पर इसकी स्थिति को पूरी तरह से देखूंगा। इस दवाई से कितना और कैसा फर्क पड़ा, इस बारे में पूरी तरह से एग्जामिन करूंगा। तभी सही दवाई और सही डोज के हिसाब से चलेगा। तब तक सही समय पर दवाई देते रहें। मैं काउंसलिंग स्पेशलिस्ट का नाम बता रहा हूँ, उसे स्पेशलिस्ट से इसकी काउंसलिंग करानी होगी। डॉक्टर साहब, जैसा आप बताएंगे मैं वैसा करूँगी। बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी, बस यह जल्दी से अच्छा हो जाए। पर्चे पर दवाइयाँ लिखने के बाद पर्चा हाथ में थमाते हुए इन दवाइयों को जैसा मैंने बताया है उसी हिसाब से दवाई दीजिएगा। बच्चा अभी छोटा है तो जल्दी कवर कर सकता है, बड़े होने पर यह समस्या अधिक बढ़ सकती है। प्रिया डॉक्टर का अभिवादन कर मोहित और बच्चे के साथ बाहर आ गई। डॉक्टर के यहाँ पहुँचने पर प्रिया ने मोहित को फोन कर दिया था तो वह डॉक्टर के पास पहुँच गया था। रास्ते भर मोहित के मन में मंथन चल रहा था। जो कुछ डॉक्टर ने बताया वह सब सुनकर मोहित के तो होश उड़ गए। जिसे वह नॉर्मल समझकर हल्के में ले रहा था वह वास्तव में कितना एब नॉर्मल है और उसका बच्चा कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रहा है, इसका तो उसके मन में कभी ख्याल ही नहीं आया था। डॉक्टर की बात सुनकर प्रिया का सर चकरा रहा था। उसे सब स्पष्ट समझ में आ रहा था कि हमारी अनुपस्थिति में कुछ तो गलत हो रहा था, जो मुझे बताया नहीं गया, मुझसे हमेशा छुपाया गया। किसी ने इस माँ को बताने की जरूरत नहीं समझी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज तो मैं किसी भी तरह पूछ के रहूंगी। वैसे तो घर में किसी से कुछ पूछने का हक प्रिया को नहीं था, क्योंकि कुछ भी बात करना या पूछना उस घर में सिर्फ विद्रोह की गिनती में ही आता था। उसके बाद जो होता था उससे तो भगवान ही बचाए। वैसे यह घटना मोहित के सामने हुई थी और वो खुद भी सोम को लेकर जगह जगह डॉक्टर को दिखाने और जांच करवाने गया था। अब जवाब तो मोहित को देने ही होंगे। मोहित जब अपने कमरे में आया, प्रिया ने बड़ी ही शांत लहजे में बात शुरू करते हुए, मोहित, मुझे लगता है सोम को पहले भी एपिलेप्सी के दौरे पड़े होंगे। मुझे लगता है पढ़ाई के लिए मेरा बाहर जाना सही नहीं था। शायद तुम सही कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। उस समय सोम छोटा था इसलिए तुम्हारा इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं था। कुछ सोचते हुए, हर जगह तुम्हें ही ढूंढता रहता और दिखाई न पड़ने पर इसका रोने में भी सहम जाता था। और तुम्हारे जाने के बाद इसे इतना अकेलापन लगा कि यह बात बात पर रो रो कर जिद करना, बात ना मानने पर सारा सामान उठा उठा कर फेंकता था। मैं और माँ इसको चुप कराने के लिए
इसकी हर जिद पूरी करते रहे, फिर भी यह सिर्फ तुम्हें ही पूछता था। अलमारी से तुम्हारा सामान, तुम्हारे कपड़े निकाल कर बैठ जाता, उन्हें पहनता ओढ़ता और फिर तुम्हें याद करके रोते हुए सो जाता था। मोहित की बातें सुनकर प्रिया की आंखें निरंतर बहे जा रही थीं। आप सोम की बात मुझसे करा देते तब तो इसे सुकून रहता। माँ कहती थी तुमसे बात करके यह और भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसी वजह से कभी बात नहीं कराई। तुम्हारा नाम लेते ही, तुम्हारी फोटो देखते ही यह बहुत ही अग्रेसिव हो जाता और चीख चीख कर रोते हुए कभी कभी बेहोश हो जाता था। इसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को इसे दिखाया था। कुछ समय पहले यह रोते रोते जब बेहोश हो गया था, तब यही पास के ही डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा था कि कोई खास बात नहीं है, यह नॉर्मल है, बच्चे जिद में कभी कभी ऐसा करते हैं। इतने दिनों से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई भी सोम की बीमारी के बारे में सही बता नहीं पा रहा था। अब जाकर सही बात पता चली है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा। अब तो हमें सोम का पूरा इलाज सही तरीके से कराना है। हाँ, हमें अब इसका पूरा ध्यान रखना है। अब तुम लोग सिर्फ बच्चे के पीछे ही पड़े रहोगे, कुछ और भी करोगे? बच्चे तो ऐसा करते ही रहते हैं, इसमें कौन सी खास बात है? मोहित की तरफ मुंह करके तुम भी यही बीवी के पल्लू से बंधे हुए बातें करते रहो। यह नहीं, बीवी की नौकरी के लिए कहीं प्रयास करो, चार पैसे घर में आने लगे तो क्या बुराई है? माँ, बच्चे की तबीयत ऐसी नहीं है कि सोम को अकेला छोड़कर प्रिया बाहर काम करने के लिए जाए। बस यही बैठकर जोरू की गुलामी करना और उसके पल्लू से बंधे रहना। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं तुम सबका खर्चा उठा सकूं। अपने अपने खर्चे अपने आप संभालो, मुझसे उम्मीद मत करना। बड़ी महारानी है तुम्हारी बीवी जो दिन भर घर में बैठकर रोटियां तोड़ेगी। माँ की बातें सुनकर तो मोहित बाहर चला गया। उसके बाद जो भी कुछ कहा वह प्रिया को सुनना पड़ा, जो उसके कानों में पिघले शीशे की तरह गरम गरम उबल रहा था, जिसे सुनकर वह सिर्फ आंसू ही बहा सकती थी। कुछ बोलने या विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। सासू माँ की बातें सुनकर प्रिया ने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया। मुझे अब कुछ करना होगा, वरना मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरा परिवार बिखर जाएगा। रात में प्रिया ने मोहित से कहा, तुम्हारी दुकान जो बंद पड़ी है, क्यों ना मैं ही उनमें उसमें कुछ काम शुरू कर दूं। हाँ हाँ, वह शॉप खाली है लेकिन बंद पड़ी है। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल रही तब तक मैं उसमें कॉस्मेटिक की शॉप खोल दूंगी। ठीक है, लेकिन माँ से पहले पूछ लो, किंतु मुझसे कोई उम्मीद मत करना, मेरे पास और भी काम है। दूसरे दिन सुबह उठते ही मोहित ने माँ के सामने धमाका कर दिया, प्रिया कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाहती है। बस फिर क्या था, माँ जी को तो कुछ बहाना चाहिए था और वह उन्हें मिल गया। प्रिया को बहुत कुछ सुनाते हुए चेतावनी दी, वहां बैठने नहीं जाएगा, वह ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करेगा। तुझ में करने की हिम्मत हो तो करना। घर के सारे काम करने के बाद अपने बच्चे को साथ लेकर जाओगी, तभी तुम दुकान खोलने का साहस करना। मेरा बेटा उस पर नहीं बैठेगा। मुझे, मेरे कामों को, मेरी बेटियों को कौन देखेगा? यह सब की जिम्मेदारी भी तो उसी की है। तू तो दिन भर खाली रहती है, तेरे बूते का हो तो करो, नहीं तो नौकरी करो। उसके पास और भी बहुत तेरे काम हैं। माँ जी की प्रतिरोधकतात्मक सहमति के बाद प्रिया को जैसे रास्ता मिल गया, खुद में चैलेंज लेकर कुछ करने और मोहित को काम के लिए प्रेरित करने के लिए कमर कस ली। प्रिया ने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर अच्छे ब्रांड के कॉस्मेटिक का सामान, कुछ साधारण सामान और कुछ लेडीज का आवश्यक सामान खरीदकर दुकान में जमा कर लिया और दुकान की ओपनिंग कर दी। प्रिया के अच्छे व्यवहार के कारण दुकान 6 महीने में ही अच्छी चलने लगी। वह सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम में लगी रहती। प्रिया जब तक बाहर थी तब तक घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने वाली लगी थी। जब से प्रिया अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आई, तब से सासू माँ ने झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने वाली और कपड़ा धुलने वाले को भी हटा दिया। यह सारे काम अब प्रिया को अकेले ही करने पड़ते थे। नाश्ता बनाना, खाना बनाकर सबको देना, बच्चे को समय समय पर दवाई देना और उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हुए
प्रतिदिन के हिसाब से चार्ट बनाकर रखना। पति और सास के काम की पूरी जिम्मेदारी प्रिया की ही थी। चैलेंज बहुत बड़ा था जिसे प्रिया बड़ी शिद्दत के साथ पूर्णता से निभा रही थी। उसे पता था उसका यहाँ से जाना उसके बच्चे के लिए और मोहित के लिए कितना घातक होगा। बाहर रहकर मैं अपने पति और बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती, ना कोई सुधार ना कोई सफलता। ममता धैर्य बेटा बड़े ही धैर्य और लगन के साथ सोम का पूरा ध्यान देने लगी। सोम शुरू में तो दवाई खाने में आनाकानी करता। प्रिया ने उसे बहुत से समझाया, बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, इसे खाने से ठीक हो जाएगी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लगेगा। यह सुनकर बहुत अच्छा है। बड़ी आसानी से अपनी माँ की बात समझ गया। प्रिया से सोम जब भी जिद कर प्रिया उसे अपने सीने से लगा लेती और बहुत ही प्यार से धीरे धीरे उसे समझाती। धीरे धीरे से उसने सोम को मोटिवेट किया और उसको बात करने का तरीका, बोलने का, खाने पीने का तरीका, बोलने में अटकना, उसके बोले हुए शब्दों पर पूरा ध्यान देती। शब्दों के उच्चारण में जो समस्याएं थी उसको धीरे धीरे समझा कर सुधारने लगी। 2 साल में उसकी जिद, गुस्सा, ढंग से बोलना, बातचीत का तरीका, पढ़ाई में भी ध्यान देना, इसमें काफ़ी सुधार आ गया था। वह माँ को माँ समझने लगा था और अपने मन की बात भी शेयर करने लगा। इसी बीच सास के द्वारा कही हुई कुछ अनपेक्षित बातें उसके अनजाने पन में सहेज ली। इसी का बहुत बार मन होता है, क्यों पलट कर जवाब दीजिए इसका, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर उसे होगा तरस जाता है। बिना पति की एक वृद्ध अवस्था प्राप्त हुई स्त्री जो उसके पति की माँ है, पलट कर जवाब देना या समझाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वही कह लें, मुझ पर अपने मन की भड़ास निकाल कर उनके मन को शांति मिलती है तो वही सही। वह अपना काम कर रही हैं और मुझे अपना काम करना है, यह सोचकर उसके मन को शांति मिल जाती। वह अब उनकी किसी भी गलत बात पर ध्यान नहीं देती थी। कहते हैं जब परिस्थितियां सही होने लगती हैं या अपने हाथ में आती हैं तब इंसान में गजब का धैर्य सहने की शक्ति भी आ जाती है। इंसान की योग्यता और काबिलियत बहुत कुछ उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। बस मुझे तो खुद को साबित करना है और अपने सोम को सही राह पर लाना है। प्रिया और मोहित के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियां, प्रिया के साथ कभी कभार शॉप पर काम करना सासू माँ को बिल्कुल नहीं भाता था। मोहित के काम करने से प्रिया को सहयोग मिलने लगा। उसने अपना काम और बढ़ा लिया, उसका काम अच्छा चलने लगा। दुकान पर कस्टमर होने से मोहित का मन लगने लगा और अब वह दुकान पर काफ़ी समय देने लगा। हाथ में पैसा आते ही मोहित में अब काफ़ी सुधार होने लगा। प्रिया की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे बच्चे में भी सुधार आने लगा और अब वह स्कूल भी जाने लगा था। यह सब सासू माँ को फूटी आंख नहीं सुहाता था। प्रिया का शांत होकर सफलता की तरफ बढ़ना, उनका हर पैंतरा फैल होना, यह सब सासू माँ को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मन ही मन यह सब देखकर वह कुढ़ रही थी, किंतु प्रत्यक्ष में वह कोई दांव चला नहीं पा रही थी। माँ जी की पूरी कोशिश रहती थी कि वह मोहित को ज़्यादा से ज़्यादा घर में अपने साथ ही रखें। मोहित जब प्रिया को अधिक बिजी देखता तो कभी वह बच्चे के साथ लग जाता या फिर उसका सहयोग कर देता। यह बातें माँ जी को पसंद नहीं आ रही थीं। वह मौके की तलाश में रहती। एक दिन माँ जी को सोम से पता चला कि मोहित दुकान पर बैठे हैं। यह जानकर वह इतनी उद्विग्न हो गईं। शाम को सासू माँ किसी बात पर नाराज हो गईं और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने प्रिया को जमकर खरी खोटी सुनाई। उसके बाद भी प्रिया कुछ नहीं बोली। तब वह उसके मायके वालों को उल्टा पुल्टा गलत शब्द बोलने लगी। कुलक्षणी जब से मेरे घर में आई है तब से मेरे घर की सारी रौनक समृद्धि को खा गई। मेरे बेटे का काम धंधा सब बंद हो गया। मेरे पोते की जान के पीछे पड़ गई। ऐसी फूटी किस्मत वाली लड़की, इसके माँ बाप ने मेरे गले की हड्डी बनाकर बांध दिया। हार हाय राम, मैं क्या करूं, क्या होगा मेरे ना होने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। मेरे बेटे को यह खा जाएगी। यह डायन है, डायन। हम सबको खाने और बर्बाद करने के बाद ही इस नालायक को चैन पड़ेगा।
मेरे बेटे को डसने के लिए यह घर में बैठी है। आज का पता नहीं, यह तो रोज का तमाशा था। आए दिन माँ जी ऐसे ही बखेड़ा खड़ा करती थीं। यह सब सुनकर आज प्रिया के सब्र का बांध टूट गया। वह बोल उठी, माँ जी, आपको जो भी कहना है मुझे बोलिए, चाहे जो कुछ कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों ने क्या बिगाड़ा है जो आप उन्हें कह रही हैं? आपकी इतनी जातियां करने पर मैंने कभी आपको जवाब नहीं दिया और ना आप पर उंगली उठाई। सारे जुल्म बर्दाश्त करती रही, उसके बाद भी आप मुझको ही गलत साबित कर रही हैं। बस इतना कहने भर की देर थी। सुलगती हुई चिंगारी पर किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया हो। उस सुलगती हुई लकड़ी ने प्रसोद की आग पकड़ ली, जो माँ जी के तन बदन में लग गई। वह इसी मौके की तलाश में थी। वह मोहित की तरफ आंखें दिखाती गर्जी, नामुराद सामने खड़ा होकर मेरी बेइज्जती देख रहा है? ऐसी नालायक औलाद बीबी के तलवे चाट चाट कर उसकी शक्ल देखने लगा है। मैं क्या करूंगी ऐसी औलाद का, जो अपनी माँ को जूते लगवा रहा है? ऐसी बदजात औरत को धक्के मार कर घर से बाहर क्यों नहीं निकालता? एक क्षण को भी अब यह मुझे घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। ताकत लगाकर इतना बोलने में वह हाँफने लगी। वह रोते हुए वहीं जमीन पर पसर गई। माँ का हाल मोहित से यह सब देखा नहीं गया और वह प्रिया का सारा सामान उठाकर बाहर दरवाजे के पास लगाने लगा। सासू माँ और मोहित के रूखे व्यवहार को देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई। कहते हैं, जब व्यक्ति के सामने करो या मरो वाली स्थिति आती है तो वह स्वयं को जीवित रखने के लिए वह अपने आखिरी अस्त्र को आजमाने की पुरजोर कोशिश करती है। आज प्रिया का भी यही हाल था। अब तक शांत रहने वाली प्रिया एकदम से बिफर पड़ी। रुक जाइए मोहित, मेरा सामान यहीं कमरे में रख दीजिए, इसे कहीं रखने की जरूरत नहीं। आप दोनों लोग कान खोल कर सुन लीजिए, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। यह मेरा घर है जितना कि आपका। मैंने कोई भी काम गलत नहीं किया है, हमेशा इस घर को प्यार और सहयोग दिया है। आप मुझको और हमारे घर वालों को कह रही हैं, मगर खुद को देखिए कि आपने क्या किया है। आज तक जो मैंने आपका सम्मान किया, आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज जब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है तब आप सबको बताना जरूरी समझ रही हूँ। यह कहकर उसने अपने मोबाइल में माँ जी की रिकॉर्डिंग खोल दी, जो समय समय पर प्रिया में रिकॉर्ड करके रखी थी। तब तक मोहल्ले के कुछ और लोग भी आकर खड़े हो गए थे। लोग सासू माँ और उनकी बेटियों के बीच की बातचीत सुनकर सासू माँ को खरी खोटी सुनाते हुए बुराई करने लगे। रिकॉर्ड की हुई अपनी ही बातें सुनकर माँ जी को तो काटो तो खून नहीं रहा। मोहित और मोहल्ले वालों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। तब प्रिया ने कहा कि मुझको घर से बाहर रखने की साजिश के तहत इन्होंने मुझे मेरे पति और बच्चे से अलग रखकर उसके दिमाग में जहर घोल दिया गया। मेरा बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर के यहाँ से अपने बेटे का इलाज करा रही हूँ। पति को भी कोई कोई काम धंधा नहीं कराया, फिर भी मैं ही बुरी और नालायक हूँ। किसी दूसरे पर दोषारोपण करने से पहले सासू जी कभी खुद को भी देख लीजिए करिए। अब तक घर को बनाने और बिगाड़ने में किसका हाथ रहा? अगर आप बहुत अच्छी होती तो आपकी औलादें, आपके रिश्तेदार आपको छोड़कर नहीं जाते, आपके साथ इसी घर में रहते। माँ की मानसिकता का रहस्योद्घाटन सुनकर मोहित की आंखें खुल गईं। मोहल्ले वाले सासू माँ को ही दोषी बना रहे थे। मोहित ने प्रिया का सारा सामान उठाकर कमरे में फिर से जमा दिया और वह बाहर को जाने लगा। माँ जी के मुंह से धीरे से निकला, बेटा मोहित। उसके मुख से सिर्फ इतना ही निकला, माँ बाद में बात करूंगा, देर हो रही, अभी काम से जा रहा हूँ, कहकर दुकान के लिए चला गया। माँ जी की पोल खुल चुकी थी, उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।